एग्जाम मंत्रा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कल तक हम लोगों ने वार्षिक वित्तीय विवरण कर लिया था, 112 अनुच्छेद और प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे संसदीय समितियां। अनुच्छेद 118 के अंतर्गत भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार की समितियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 118 में विभिन्न प्रकार की समितियों का वर्णन किया गया है। हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग सुनते रहते हैं प्राक्कलन समिति, अनुल्लेख समिति, वित्तीय समिति, सेवा समिति, घोटाला समिति, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच करने वाली समिति, बोफोर्स घोटाले की जांच करने, ये विभिन्न समितियां आज हम डिस्कस करेंगे संसदीय समितियों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संसदीय समितियों के अंतर्गत। तो संसदीय क्या समिति है? संसदीय समितियों के अंतर्गत हम इसको डिस्कस करेंगे। संसदीय समितियां अनुच्छेद 118 के अंतर्गत दी गई हैं। संसदीय समितियां 118 के अंतर्गत दी गई हैं और इनका गठन सामान्यतः लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है तो सभी रिपोर्टें, सभी समितियों की रिपोर्टें किसको दी जाएंगी? सभी समितियों की रिपोर्ट अध्यक्ष साहब को ही दी जाती है। किसको दी जाती? अध्यक्ष को दी जाती है। अध्यक्ष को दी जाती है। सबमिट किसको की जाएंगी? अध्यक्ष को। संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती है? संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की संसदीय समितियों की चर्चा हमारे भारतीय संविधान में की गई है। कौन कौन सी हैं 2 प्रकार की? वे एक है स्थायी, दूसरी है अस्थायी। समितियां। स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां। कितने प्रकार की समितियां हैं? 2 प्रकार की समितियां हैं, स्थायी समितियां, अस्थायी समितियां। स्थायी समितियां प्रत्येक वर्ष बनाई जाती हैं। कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। प्रत्येक वर्ष बनाई जाती हैं और 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। अस्थायी समितियां आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है। आवश्यकता अनुसार कार्यकाल समय निश्चित नहीं होता। निश्चित नहीं। 1 माह से लेके 1 वर्ष समय हो सकता है इनका। 1 वर्ष समय हो सकता है इनका। 3 महीने में भी अपनी रिपोर्ट दे सकती हैं, 4 महीने में भी देती हैं, 2 महीने में भी देती हैं। तो समय विशेष रूप से निश्चित नहीं है कि कितने समय में ये देंगी। 3 महीने में भी देती हैं कुछ समितियां, कुछ में 4 महीने में देती हैं, कुछ 15 दिन में भी। तो आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है, समय निश्चित नहीं है और 1 माह से लेके 1 वर्ष के बीच का इनका समय होता है। इसीलिए अस्थायी कहते हैं, क्योंकि यह आवश्यकता अनुसार बनती है। स्थायी समितियां मतलब हर साल, प्रत्येक वर्ष कंपलसरी ये समितियां बनेंगी ही बनेंगी और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। स्थायी समितियां कितने प्रकार की होती हैं? तो स्थायी समितियां 6 प्रकार की होती हैं। स्थायी समितियां 6 प्रकार की होती हैं और अस्थायी समितियां 2 प्रकार की होती हैं। स्थायी समितियां 6 प्रकार की और अस्थायी समितियां 2 प्रकार की होती हैं। एक वित्तीय समिति, दूसरी विभागीय समिति, तीसरी सेवा समिति, चौथी जांच समिति, पांचवी है अन्वेषण समिति। अन्वेषण
अन्वेषण समिति। पांचवी समिति है अन्वेषण समिति। एक है वित्तीय समिति, दूसरी है विभागीय समिति, तीसरी है सेवा समिति, चौथी है जांच समिति, पांचवी है अन्वेषण समिति और छठवीं है सदन समिति। छठवीं है सदन समितियां। तो ये 6 प्रकार की समितियां हैं। 2 प्रकार की जो अस्थायी समिति हैं उनको देखते हैं हम लोग। तो 2 प्रकार की अस्थायी जो समितियां हैं, पहले है प्रवर समिति। कौन सी? प्रवर समितियां। दूसरे नंबर पर है संसदीय समितियां। संसदीय समितियां, प्रवर समितियां, वित्तीय समितियां, विभागीय समितियां, सेवा समितियां, जांच समितियां, अन्वेषण समिति, सदन समिति। इसको आप डायग्राम को नोट डाउन करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग एक एक समिति को देखते हैं। इसके आगे हम लोग एक एक समिति को देखते हैं। पहले नंबर पे थी वित्तीय समिति। कौन सी? वित्तीय समिति। वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियां कितने प्रकार की होती है? ये फिर से 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। वित्तीय समितियां कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहले नंबर पर है प्राक्कलन समिति, दूसरे नंबर पर है लोक लेखा समिति, तीसरे नंबर पर है लोक उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन, लोक लेखा, लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति, ये 3 प्रकार की समितियां हैं। वित्तीय समितियों में 3 प्रकार की समितियां हैं। कौन कौन सी? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। हम लोग एक एक समिति को डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पर है प्राक्कलन। पहले नंबर पर है प्राक्कलन। प्राक्कलन, पहले नंबर पर प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में किया गया था। जब भारत का संविधान लागू हुआ तभी इसका गठन हुआ। ठीक है। सबसे बड़ी समिति है, क्या है? सबसे बड़ी समिति है। सबसे बड़ी समिति है। कितने सदस्य होते हैं इसमें? सदस्य 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य क्या होते हैं? लोकसभा के होते हैं। सभी सदस्य किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं। लोकसभा से। कितने? 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। मंत्री सदस्य नहीं होता है। कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। करती क्या है ये? बजट। बजट की मांग, बजट में जो धनराशि मांगी गई है, बजट की मांग का आकलन करती है। क्या करती है? आकलन करती है बजट की मांग की, कि बजट पे जो मांगे की गई हैं वे सही हैं, नैतिक रूप से सही हैं, जो बजट में मांगी की गई हैं। इसीलिए इसका नाम है क्या? प्राक्कलन। क्या करती है? बजट के मांग का आकलन करती है। और बजट पर सर्वाधिक शक्तिशाली सदन कौन सा है? बजट पर सबसे अधिक शक्तिशाली सदन लोकसभा है। इसीलिए सारे सदस्य कहां से आ रहे हैं? सारे सदस्य लोकसभा से ही आते हैं। इसलिए क्या है?
बजट के कारण, बजट पर प्रभावी होता है। क्या? लोकसभा प्रभावी होता है, लोकसभा बजट पर प्रभावी होता है, इसीलिए सारे सदस्य कहां से आते हैं? लोकसभा से। कार्य क्या है इसका? बजट की मांग का आकलन करना, बजट में जो धनराशि मांगी गई है उसका आकलन करने का कार्य करता है। क्यों करता है? अपव्यय, अपव्यय, अपव्यय को रोकने के लिए, रोकने के लिए, अपव्यय रोकने के लिए उसका आकलन करेगा कि कोई ऐसी मद में इतने रुपए ना मांगे गए जो उस मद में अपव्यय हो जाए। वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बी बापट, वर्तमान में अध्यक्ष हैं गिरीश बी बापट, ये वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है, प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वह किसका होता है? सत्ता पक्ष का होता है। किसका होता है? सत्ता पक्ष का होता है, ये ध्यान रखिए। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? सत्ता पक्ष का। अगर विपक्ष का बना देंगे तो फिर वह इतनी कमियां निकाल देगा बजट में कि अव्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए बजट के आकलन के लिए जो समिति बनती है प्राक्कलन समिति, उसका अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष का व्यक्ति ही रखा जाएगा। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता, सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं। गिरीश बी बापट जी इसके वर्तमान में निवर्तमान अध्यक्ष हैं। बजट की मांग की आकलन करता है, यह है प्राक्कलन समिति। ठीक है, अपव्यय रोकने का काम करता है, बजट का आकलन करता है। तो मतलब मांग से पूर्व, मांग से पूर्व क्या कर रहा है? पैसा अभी मांगा गया है, व्यय हम कह सकते हैं व्यय, व्यय से पूर्व आकलन करने वाली समिति, व्यय से पूर्व आकलन करने वाली समिति कह सकते हैं हम लोग प्राक्कलन समिति को, क्योंकि बजट की मांग का आकलन करती है। बजट में अभी पैसा मांगा गया है, व्यय नहीं हुआ है, केवल अनुदान के रूप में पैसा मांगा गया है, खर्च के रूप में, अभी खर्च नहीं हुआ है। खर्च से पूर्व ही ये जांच कर लेती है कि जो रुपया मांगा गया है खर्च के लिए वो जायज भी है और उपयोगी भी है। तो ये कौन करता है? प्राक्कलन समिति करती है। अब हम लोग आगे देखेंगे लोक लेखा समिति। अब हम लोग देखते हैं लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। अब हम लोग देखते हैं लोक लेखा समिति। कौन सी? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था। प्राक्कलन समिति कैसी थी? सबसे बड़ी समिति थी और सबसे पहले 1950 में गठित हुई थी। लोक लेखा समिति क्या? सबसे पुरानी है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे पुरानी समिति कौन सी है, तो लेख लोका समिति है, सबसे पुरानी समिति है। सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति है। सदस्य 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 होते हैं इसमें 22 कुल, दोनों सदनों से मिलके बनती है ये, तो लोकसभा और राज्यसभा से। लोकसभा से होते हैं 15 सदस्य और राज्यसभा से होते हैं 7 सदस्य, तो कुल मिलाके 22 सदस्य होते हैं। क्या करती है ये? व्यय हुए धन की जांच, व्यय किए गए धन की जांच, व्यय जो हुआ है उस धन की जांच। CAG कैग की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट की जांच, कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। कैग क्या करती है? कैग भी धन के व्यय
खर्च जो किया गया उस पर एक रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट को जांच करवाई जाती है लोक लेखा समिति। तो कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, जितना धन व्यय हुआ है एक वर्ष में उसकी भी जांच करती है लोक लेखा समिति। 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। सबसे पुरानी समिति है और 1921 में इसको पहली बार गठित किया गया था और इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, जो जुड़वा बहन कहते हैं, ट्विंस सिस्टर कहते हैं लोकलेखा और प्राक्कलन समिति को। लोकलेखा समिति सबसे पुरानी है और इसके अध्यक्ष की बात अगर हम करते हैं तो अध्यक्ष क्या होता है, विपक्ष का होता है। अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का होता है, अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का व्यक्ति बनाया जाएगा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो विपक्ष के, लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। विपक्ष के जो नेता हैं लोकसभा में वही लोक लेखा समिति के भी अध्यक्ष हैं, उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। ये व्यय किए गए धन की जांच करता है। लोक लेखा समिति व्यय किए गए धन की, मतलब पैसा खर्च हो गया है, अब ये जांच कर रहा है कि जो पैसा खर्च हुआ है क्या वो वहीं पर खर्च किया गया जिसके लिए आवंटित हुआ था और सही रूप में हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो हमारे यहाँ 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया तो उस राष्ट्रमंडल के खेलों के आयोजन में कुछ पैसे खर्च हुए। उसी में से एक छोटी मद थी, मद का नाम था लोगों खिलाड़ियों के नहाने के लिए बकेट आई। क्या आई, जिसको हम लोग बाल्टी कहते हैं, या बकेट आई। तो बकेट आई, उसका जब बिल सबमिट किया गया, एक बकेट की कॉस्ट 800 रुपए थी। कितनी थी, एक बकेट की कॉस्ट 800 रुपए बताई गई कि जो खिलाड़ियों के लिए बकेट रखी जा रही है वो 800 रुपए की। तो इस तरीके के अपव्यय के बारे में फिर जांच हुई। जो मग आया वो 600 रुपए के ऊपर का एक मग था। तो कैसे आया ये मग नहीं पता। तो ये थी लोक लेखा समिति। हम लोग देखते हैं लोक उपक्रम समिति। तीसरी समिति है लोक उपक्रम समिति। तीसरी है लोक उपक्रम समिति। तीसरी है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति, नाम से ही जैसे लग रहा है कि लोक उपक्रम समिति क्या करेगी, भारत के जो उपक्रम है भारत सरकार के उनकी जांच करती होगी। क्या करती होगी, लोक उपक्रमों की जांच। लोक उपक्रम कौन कौन से हैं, ONGC, BSNL, NTPC, LIC, बहुत सारे हैं, ये कुछ नाम बता रहा हूं, ये है। अब इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। कितने, 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य, 22। लोकसभा से 15 सदस्य, राज्यसभा से 7 सदस्य। ये तीनों समितियां अपनी रिपोर्ट किसको देती हैं, लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देती हैं, लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट देती हैं। स्थायी समितियां हैं ये और वित्तीय समितियां हैं। स्थायी समितियां हैं और वित्तीय समितियां हैं। स्थायी समितियां हैं और वित्तीय समितियां। विभागीय समिति क्या करेगी,
विभाग से संबंधित विभागों के लिए बनाई जाती है। विभाग से संबंधित, विभाग से संबंधित होती है विभाग के कार्य प्रणाली, के बारे में ये अपनी रिपोर्ट देती है। हर विभाग की एक समिति बनाई जाएगी। जितने विभाग हैं भारत सरकार के, उन सब की एक विभागीय समिति होती जो उस विभाग की रिपोर्ट संसद के पटल पर एक वर्ष में रखती है कि विभाग ने क्या काम किया, किस प्रकार काम किया। जांच समिति, जांच समिति, जांच समिति क्या करेगी? जांच समिति जनता की समस्याओं की जांच करती है कि जनता को किन मुद्दों पर समस्या है। जनता की समस्याओं की जांच, जनता की समस्या की जांच करेगी। इसके बाद अन्वेषण समिति, अन्वेषण समिति SC ST वर्ग के उत्थान के लिए लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट करती है। सदन समिति, सदन समिति, सदन समिति क्या करेगी? विभागीय, विभाग से हो गई। जांच समिति जनता की समस्याओं से हो गई। अन्वेषण समिति SC ST से हो गई। सदन समिति क्या करेगी? नियम, नियम विधान के निर्माण में सहायक होती है। जो विधियां सदन ने बनाई हैं वे कितनी इफेक्टिव हैं, कितनी प्रासंगिक हैं और उनमें क्या सुधार हो सकता है। सेवा समिति, सेवा समिति वेतन, भत्ते, आवास एवं अन्य सुविधाओं के बारे में बताती है कि किस तरीके से वेतन में वृद्धि हुई की जाए जिससे भ्रष्टाचार कम हो या उनको लाभ हो, किस प्रकार के भत्ते और अलायंस दिए जाएं, किस प्रकार के आवासीय सुविधा उनको दी जाए। तो इस प्रकार से ये दूसरे नंबर की समिति, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये स्थायी समितियों में 6 समितियां हो गई। सबसे प्रमुख समितियां जो थी वो वित्तीय समितियां हैं। सामान्यतः इनसे ही क्वेश्चन आता रहा है। वित्तीय समितियां 3 प्रकार की हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। ट्विन सिस्टर कहते हैं लोक लेखा समिति को और प्राक्कलन समिति को। ट्विन सिस्टर कहते हैं लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को कहते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सबसे बड़ी समिति होती है, और 300 सदस्य लोकसभा से होते हैं। 300 सदस्य लोकसभा से होते हैं। 1950 में बनी थी लोक प्राक्कलन समिति, 1921 में बनी थी लोक लेखा समिति जो सबसे पुरानी समिति है। लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति 1964 में बनी थी। कब बनी थी? 1964 में बनी थी। और ये क्या करती है? ये भारत सरकार की लोक उपक्रमों की जांच करती है। तो यही 3 समितियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसमें प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति से अक्सर क्वेश्चन आता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होगा। वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी हैं। और प्राक्कलन समिति जो बजट पर प्राक्कलन करती है, बजट की मांग का आकलन करती है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उसके अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष का व्यक्ति होता है। वर्तमान में कौन है? गिरीश बी बापट जी इसके अध्यक्ष हैं। इस क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं कौन सी एडहॉक समितियां, अस्थायी समितियां या तदर्थ समिति। एक ही नाम है। स्थायी समिति को स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं और यहां तदर्थ समितियों को एडहॉक समितियां कहते हैं। अस्थायी या तदर्थ समिति, अस्थायी या तदर्थ, अस्थायी या तदर्थ समिति, अस्थायी या तदर्थ समिति किसके लिए बनाई जाती है? ये आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है।
आवश्यकता अनुसार किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या बनाई जाती, आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, प्रवर समिति और संसदीय समिति। 2 प्रकार की है, प्रवर समिति और संसदीय समिति। प्रवर समिति क्या करती है, ये मेनली गहन जांच करती है। क्या करती है, गहन जांच समिति भी बोलते हैं। गहन जांच समिति, गहन जांच समिति किस चीज की जांच करेगी, तो ये करेगी विधेयक, जो विधेयक बन के तैयार आता है उन पर जांच या कानूनों पर जांच। कौन करेगी, तो यह करेगी प्रवर समिति। कब करेगी, जब विवाद हो जाएगा। तो किसी मुद्दे को लेकर अगर विवाद है तो वह उनको जांच करेगी। अब कहां इन्होंने जांच की अभी तक, तो इन्होंने किए भूमि अधिग्रहण, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी पर कानून या विधेयकों पर जब विवाद होता है तो उनकी गहन जांच करने के लिए यह कमेटी बनाई जाती है। और यह क्या करती है, उन कानूनों और ये विधेयकों पर गहन रूप से जांच करती है। जैसे भूमि अधिग्रहण विधेयक पर या जीएसटी विधेयक पर इस प्रकार की कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी 3 माह में अपनी रिपोर्ट दे देती है, 3 माह में रिपोर्ट देती है। आवश्यकता पड़ी हमें विवाद पर तो हमने इस कमेटी का गठन किया। और ये 2 प्रकार से होती है, प्रवर समिति 2 प्रकार से बनती है। एक बनती है एकल और एक बनती है संयुक्त। एक बनती है संयुक्त। जब एकल बनेगी तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों अलग अलग बना सकते हैं। और जब ये दोनों अलग अलग बनाते हैं तो 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य राज्यसभा जो बनाएगी एकल उसमें, और लोकसभा जो एकल बनाएगी उसमें 30 सदस्य। अगर वह संयुक्त बनाते हैं, संयुक्त समिति बनती है, तो 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 15 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। तो कुल टोटल सदस्य होते हैं 45। संयुक्त समिति में 45 सदस्य होते हैं। तो प्रवर समिति क्या होती है, गहन जांच के लिए बनाई जाती है। विधेयक या कानूनों पर विवाद होने की स्थिति में बनाई जाती है। भूमि अधिग्रहण बिल, जीएसटी पर इस प्रकार की कमेटी बनाई गई है। यह 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देती है। प्रवर समितियां 2 रूपों में बनती है, एकल समिति या संयुक्त समिति। एकल समिति में 30 सदस्य होते हैं और संयुक्त समिति में 45 सदस्य होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं संयुक्त समिति। संयुक्त समिति संसदीय समितियां, प्रवर समिति बता दी हमने आपको, एकल होती है, एकल होती है और संयुक्त होती है। अब देखते हैं संसदीय समितियां। संसदीय समिति, संसदीय समिति, संसदीय समिति क्या करती है, घोटालों की जांच, घोटालों की जांच, घोटालों की जांच के लिए बनाई जाती है। अस्थायी समितियां होती किसके लिए हैं, आवश्यकता पड़ने पर यह बनाई जाती है। तो संसदीय समिति क्या करती है, घोटाले की जांच करती है। प्रवर समिति कानूनी विवाद या विधेयक पर जांच करती है। तो संसदीय समिति घोटालों की जांच करेगी। किस प्रकार के घोटाले, हम पूर्व में देखें तो बोफोर्स घोटाला हुआ था, बहुत फेमस नाम है बोफोर्स, इसलिए लिखा बोफोर्स घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये सब इसी के अंतर्गत आए और ये कमेटी बनाकर इन घोटालों की जांच कराई गई। ये कमेटियां भी 2 रूप में बनती हैं। कैसी, एक बनती है 2 रूप में बनेंगी, एक है एकल समिति बनाई जाएगी और एक बनाई जाएगी संयुक्त समिति। एकल समिति जब बनाई जाएगी तो राज्यसभा से 30 सदस्यों की कमेटी और लोकसभा से 30 सदस्यों की एकल कमेटियां बनेंगी। अगर संयुक्त समिति की बात करेंगे तो 30 सदस्य लोकसभा के और 15 सदस्य राज्यसभा के, दोनों को मिला के 45 सदस्यों की यह कमेटी बनती है। किसकी जांच करती है संसदीय समिति, घोटालों की जांच करती है संसदीय समिति। प्रवर समिति
कानूनों की जांच करती है। प्राक्कलन समिति बजट पर मांगे गए अनुदानों की मांग करती है। मतलब प्राक्कलन व्यय खर्च करने से पूर्व पैसे की जांच कर लेती है और लोक लेखा खर्च होने के बाद, लोक लेखा खर्च होने के बाद जांच करती है कि वास्तविक में पैसा वही खर्च हुआ जहां के लिए मांगा गया था। प्राक्कलन समिति क्या कहती है कि भैया पैसा जहां के लिए मांगा जा रहा है वहां इतने पैसे की आवश्यकता है, तो वो ये देखती है कि भैया पैसे की आवश्यकता है तो पैसा देंगे। और लोक लेखा क्या कहती है कि आपने सही खर्च किया है कि नहीं किया है। इसीलिए दोनों को क्या कहते हैं, दोनों को कहते हैं ट्विन्स सिस्टर। अब हम लोग आगे देखेंगे समितियों के बाद विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव। प्रस्ताव मतलब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है। ये हम लोग सब एक एक करके धन्यवाद प्रस्ताव ये देखते हैं हम लोग। प्रस्ताव प्रस्ताव दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से? लोक महत्व के अविलंबनीय, अविलंबनीय लोक महत्व के प्रस्ताव। दूसरे कौन से होते हैं? सार्वजनिक महत्व के। सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव। दो प्रस्ताव हैं, लोक लेखा प्रस्ताव, लोक महत्व के प्रस्ताव और सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव। दोनों हम लोग देख लेते हैं। तो अविलंबनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के अंतर्गत है स्थगन प्रस्ताव। क्या है? स्थगन प्रस्ताव तीन प्रकार के हैं। स्थगन, पहला प्रकार है स्थगन प्रस्ताव, दूसरा है ध्यान, ध्यानाकर्षण, दूसरा है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, तीसरा है अल्पकालिक। अल्पकालिक प्रस्ताव। ये तीन प्रस्ताव हैं लोक महत्व के। कितने? तीन प्रस्ताव हैं लोक महत्व के। कौन सा? स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और अल्पकालिक प्रस्ताव। सार्वजनिक महत्व के अंतर्गत आते हैं मूल प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव में दो प्रस्ताव आते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव और अविश्वास। विशेषाधिकार प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, ये है मूल प्रस्ताव के दो पार्ट। मूल प्रस्ताव के बाद है दूसरे नंबर पर विश्वास प्रस्ताव। दूसरे नंबर पर विश्वास प्रस्ताव, इसके बाद है निंदा। तीसरे नंबर पर है निंदा प्रस्ताव, तीसरे नंबर पर है निंदा प्रस्ताव। चौथे नंबर पर है धन्यवाद, धन्यवाद प्रस्ताव। पांचवें नंबर पर है कटौती प्रस्ताव। पांचवें नंबर पर है कटौती प्रस्ताव। तो मूल प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव के अंतर्गत दो प्रस्ताव रखे गए हैं, विशेषाधिकार प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। अब हम लोग एक एक प्रस्ताव को देखते हैं। तो हम लोग पहले लोक महत्व के प्रस्ताव देखते हैं। लोक महत्व के प्रस्ताव को हम लोग देख लेते हैं। स्थगन प्रस्ताव किसी आपदा या आकस्मिक चर्चा के लिए इसे लाते हैं। किसके लिए? किसी आपदा या आकस्मिक चर्चा की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इसको लाया जाता है।
कि मान लो चक्रवात आ गया और सदन का ध्यान आकर्षित कराना है कि वहां चक्रवात आया हुआ है, जैसे कोविड आया हुआ है, तो कोविड के लिए जो प्रावधान करने हैं कि भैया स्वास्थ्य लाभ देना है, लॉकडाउन लगाना है, इस तरीके की बातें जब करी जाएं तो सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा कि यह महामारी आई है, वहां चक्रवात आया है, बाढ़ आई है, बादल फट गया है उत्तराखंड में, इस प्रकार के आकस्मिक या कोई आतंकवादी हमला हो गया है, तो इस तरीके के स्थगन के लिए पहले प्रस्ताव लाते हैं कि भैया ये चर्चा कर ली जाए, तब हम किसी प्रकार के अन्य की चर्चा करेंगे। तो इस प्रस्ताव के लिए 50 प्रस्तावक की जरूरत होती है। किसके लिए? 50 सदस्यों की प्रस्तावक की जरूरत होती है, समर्थन की जरूरत होती है कि 50 सदस्य ये बोले कि जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है वह सही है, समय की मांग है। तो सदन में इसके लिए 2.5 घंटे की चर्चा की जाती है स्थगन प्रस्ताव पर। क्या लाना है? आपात और आकस्मिकता के लिए, आपात और आकस्मिकता के लिए इसको लाया जाता है। ध्यान आकर्षण संबंधित विभाग के मंत्री से, संबंधित विभाग के मंत्री के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग नितिन गडकरी जी को लेते हैं। नितिन गडकरी जी के लिए हमने एक प्रस्ताव लाया कि अभी कितने रोड बनाए गए हैं। आपने कहा था 2019 में कि हम 2000 किलोमीटर की सड़क बना देंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो हम उनको ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि 2000 किलोमीटर की सड़क बनी कि नहीं बनी, हम ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। और नहीं बन रही तो उनके कारण ये हैं और ये सुधार किए जाने चाहिए, सड़क को और लंबा किया जाना चाहिए या इस सड़क के किनारे पेड़ लगाए जाने चाहिए। तो इस प्रकार की चर्चा के लिए हम लोग ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाते हैं। संसद में सबसे अधिक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ही आते हैं। संसद में सर्वाधिक प्रस्ताव कैसे आते हैं? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ही सर्वाधिक आते हैं। किसके लिए आते हैं? किसी विभाग के मंत्री से उस विभाग के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए लाते हैं। लोग अल्पकालिक चर्चा, अल्पकालिक चर्चा क्या है? लोक महत्व के विषय पर होती है। किस पर होती है? लोक महत्व का जो विषय होगा, लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए, लोक महत्व के विषय की चर्चा पर होती है। और ये अध्यक्ष द्वारा सप्ताह में 3 दिन का समय दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 3 दिन का समय दिया जाता है और 2 घंटे चर्चा होती है। 2 घंटे क्या होती है? चर्चा होती है इस पर। अल्पकालिक चर्चा। सभी प्रस्ताव, लोक महत्व के सभी प्रस्ताव कब आते हैं? 2 PM से 6 PM। कहने का मतलब है दोपहर के बाद सारे प्रस्ताव आते हैं, चाहे वह लोक महत्व के हो, चाहे उसमें स्थगन हो, ध्यान आकर्षण हो, अल्पकालिक हो। ये सभी प्रस्ताव दोपहर अपहरण मतलब खाने के बाद आते हैं, लंच के बाद इस तरीके के प्रस्ताव आते हैं। अब हम लोग देखते हैं सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव। सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव में मूल प्रस्ताव पहला था। मूल प्रस्ताव में 2 प्रस्ताव थे, विशेषाधिकार प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। मूल के अंदर 2 थे। मूल प्रस्ताव में 2 थे। कौन कौन से? विशेषाधिकार, जब कोई मंत्री पूरी जानकारी नहीं देता है, प्रश्नकाल के दौरान कोई मंत्री पूरी जानकारी नहीं देता है,
तब आता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। क्या आता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव। इसी में आता है मूल अधिकार में दूसरा अविश्वास, अविश्वास प्रस्ताव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। कौन लाता है अविश्वास प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष लाता है। कौन लाता है? विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विपक्ष द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। सामान्यता अल्पमत, अल्पमत, अल्पमत के कारण ही सामान्यता इसको लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव में भी आएगा, बजट अगर पास नहीं होगा तब भी आएगा, कटौती प्रस्ताव पास हो जाएगा तब भी आएगा, लेकिन सामान्यता अल्पमत के कारण ही अविश्वास प्रस्ताव आता है। एक वर्ष में एक बार ही ये लाया जा सकता है, एक वर्ष में एक बार, एक वर्ष में एक बार किसी भी सत्र में ला सकते हैं, चाहे बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, तीनों में से किसी भी सत्र में आ सकता है और एक वर्ष में एक बार ही लाया जा सकता है। इसके अलावा 50 सदस्य लिखित रूप में प्रस्ताव पेश करें। किसमें? लिखित रूप में प्रस्ताव को पेश करें। पक्ष, सत्ता पक्ष को क्या है? 10 दिन का समय दिया जाता है इस प्रस्ताव के अपोजिट में कि अपना पक्ष रखें। ठीक है, अगर यह प्रस्ताव 50% +1 से पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और क्या हो जाता है? लोकसभा भंग हो जाती है। क्या हो जाती है? लोकसभा भंग हो जाती है। और क्या होगा फिर? चुनाव। कौन से चुनाव? मध्यावर्ती चुनाव। फिर क्या होंगे? चुनाव। कौन से चुनाव? मध्यावर्ती चुनाव। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? हमेशा विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। वर्ष में एक बार ही लाया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव कितने बार लाया जाता है, तो वर्ष में एक बार ही लाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि पहली बार कब लाया गया और कौन लाया? अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहली बार कौन लाया और कब लाया? हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी हुए जे.बी. कृपलानी जी, जे.बी. कृपलानी जी 1963 में पहली बार कृपलानी जी लेके आए थे विपक्ष के, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट था। तो 1963 में पहली बार भारत में अविश्वास प्रस्ताव आया। अब तक कुल 27 बार ये आ चुका है अविश्वास प्रस्ताव। सर्वाधिक बार इंदिरा जी के अगेंस्ट आया है, इंदिरा जी के खिलाफ आया है। कितनी बार? 15 बार, 15 बार है। वर्तमान के नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। टोटल 27 बार आया है। पहली बार 63 में आया था, सर्वाधिक बार इंदिरा जी के समय आया है, और एक बार वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी के खिलाफ आ चुका है। और इस प्रस्ताव के कारण 4 बार, कितने बार? 4 बार सरकार गिर चुकी हैं। क्या गिर चुकी हैं? 4 बार सरकारें गिर चुकी हैं अविश्वास प्रस्ताव के कारण। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास आया है तो सरकार को क्या लाना पड़ेगा? ये विपक्ष लाएगा तो सरकार का अपना पक्ष रखना है, तो उसी को कहते हैं विश्वास। पक्ष में विश्वास और विपक्ष में अविश्वास। तो पक्ष वाले अब क्या कहेंगे? पक्ष वाले तुरंत लेके आएंगे अपना विश्वास प्रस्ताव। पक्ष वाले लेके आएंगे विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव किसके अगेंस्ट आएगा? यह हमेशा आएगा अविश्वास प्रस्ताव के बाद। कौन लाएगा? पक्ष। कहने का मतलब है सत्ता पक्ष।
सत्ता, सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाएगा। अविश्वास के बाद आएगा, सत्ता पक्ष के बाद आएगा, और इसमें क्या करना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। कितना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, 272 का, 273 का बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। 50+1 का बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा सरकार को। पहली बार कब आया, 1963 में कृपलानी जी लाए थे अविश्वास प्रस्ताव, उसी समय आया होगा विश्वास प्रस्ताव भी। अविश्वास लाए कृपलानी जी, उसके अगेंस्ट लाया गया होगा विश्वास प्रस्ताव। इसके बाद हम लोग देखते हैं धन्यवाद। धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव इसके बाद हम लोग रखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद किसका देंगे, तो धन्यवाद हमेशा दिया जाता है माननीय राष्ट्रपति जी का। कब दिया जाता है, जब वह अनुच्छेद 87 के तहत क्या देते हैं, विशेष भाषण देते हैं, विशेष अभिभाषण देते हैं। क्या देते हैं, अभिभाषण देते हैं। और विशेष अभिभाषण को 2 कंडीशन में देते हैं। कब, वर्ष की पहले सत्र में, वर्ष के पहले सत्र में, पहले सत्र में, या नवीन लोकसभा के गठन, नवीन लोकसभा, नवीन लोकसभा, लोकसभा के गठन, नवीन लोकसभा के गठन के समय वो अभिभाषण देंगे। उनके अभिभाषण के बाद सत्ता पक्ष के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। और ये धन्यवाद प्रस्ताव 50%+1 सीट से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अगर यह पास नहीं होता है, अगर यह धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं होता है तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा, मंत्रिपरिषद का क्या आएगा, इस्तीफा, मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र। क्या आ जाएगा, त्याग पत्र। अगर त्याग पत्र आ गया तो विपक्ष क्या ले आएगा, विपक्ष तुरंत अविश्वास ले आएगा, विपक्ष तुरंत अविश्वास प्रस्ताव ले आएगा। मंत्रिपरिषद को देना पड़ेगा त्याग पत्र। अब यहां यह सवाल है, क्या लोकसभा भंग होगी, मंत्रिपरिषद ने त्याग पत्र दिया, क्या लोकसभा भंग होगी, नहीं, लोकसभा भंग नहीं होगी, लोकसभा क्या नहीं होगी, भंग नहीं होगी। क्या होगा, नया मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, नए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, नए मंत्री परिषद का गठन कर लिया जाएगा। पुराना मंत्रिपरिषद क्या करेगा, त्याग पत्र दे देगा। लोकसभा वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, नया मंत्रिपरिषद गठित कर लिया जाएगा। और सरकार के अगेंस्ट क्या ला सकता है, वो अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है, अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। धन्यवाद प्रस्ताव पक्ष को पास कराना ही पड़ेगा। अगर पास नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद संकट की स्थिति में आ जाएगा। तो धन्यवाद कब कब दिया जाएगा, हर साल दिया जाएगा, और नवीन लोकसभा के गठन के बाद दिया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मिनिमम 6 बार क्या मिलेगा, धन्यवाद मिलेगा। एक तो जब नवीन लोकसभा गठित हुई होगी तब मिला होगा, और जब बजट सत्र चला होगा तब मिला होगा। तो सामान्यतः अनुच्छेद 87 यही कहता है कि धन्यवाद प्रस्ताव विशेष अभिभाषण के बाद आएगा। इसके बाद आगे निंदा, निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव समस्त मंत्रिपरिषद या समस्त मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है। संपूर्ण मंत्री परिषद, संपूर्ण मंत्री परिषद या एक मंत्री, या एक मंत्री
संपूर्ण मंत्रिपरिषद और एक मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है। अगर यह पास हो गया तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। और विपक्ष क्या कर सकता है? एक अविश्वास प्रस्ताव फिर से ला सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कटौती प्रस्ताव। इसके बाद हम लोग देखते हैं कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? ये सामान्यतः 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो एक होता है नीतिगत कटौती, एक होता है अर्थगत कटौती, एक होता है सांकेतिक कटौती। तो हम लोग तीनों एक एक करके देखेंगे। नीति, अर्थ और सांकेतिक। अर्थगत कटौती, नीतिगत कटौती और सांकेतिक कटौती। तो हम लोग तीनों देख लेते हैं। नीतिगत कटौती का मतलब होता है बजट को अस्वीकार कर देती है। बजट को विपक्ष अस्वीकार कर देती है और अनुदान के रूप में सरकार को 1 रुपया दे देती है। क्या कर देती है? बजट को अस्वीकार कर देती है। बजट को क्या कर देती है? अस्वीकार। और अनुदान के रूप में 1 रुपया, कितना? 1 रुपया देती है। किसको? पक्ष। कौन देती है? यही विपक्ष देती है। विपक्ष दे देती है। अर्थगत कटौती में क्या होता है? बजट का कुछ हिस्सा काट लेते हैं। बजट का कुछ भाग काट दिया जाता है। काट दिया जाता है। अर्थगत कटौती प्रस्ताव लाएगा, विपक्ष बताएगा कि इस भाग में सरकार ने मांग अनुचित है, इस भाग में इतना पैसा खर्च नहीं किया जाना चाहिए, इस भाग में इतना रुपया नहीं देना और ये अप्रासंगिक है। जैसे मान लो वर्तमान के समय में मोदी सरकार बोले कि अब सबको टोपी बंटवाई जाएगी। आवश्यकता मास्क की है लेकिन सरकार बोले कि हम टोपी बंटवाएंगे, तो फिर टोपी तो अप्रासंगिक हो गई। तो विपक्ष कहेगा कि टोपी की आवश्यकता नहीं है, यह अपव्यय है धन का। तो उस तरीके की टोपी वाला जो सेगमेंट है वो काट दिया जाएगा। उसी को कहते हैं अर्थगत कटौती। दूसरा आता है सांकेतिक कटौती। बजट पर असहमति व्यक्त करते हैं कि हम बजट से सहमत नहीं हैं। बजट पर असहमति, बजट पर असहमति प्रकट करते हैं और 100 रुपए की कटौती करते हैं। 100 रुपए की कटौती। 100 रुपए की क्या कर देते हैं? 100 रुपए काट लेते हैं टोटल बजट से। उसको कहते हैं सांकेतिक कटौती कि हम आपके बजट से संतुष्ट नहीं है, जिस प्रकार का आपने बजट रखा है वह बजट लोक कल्याणकारी नहीं हो सकता है। तो सांकेतिक कटौती में 100 रुपए काट लिए जाएंगे। तो 3 प्रकार की कटौती है, नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती, सांकेतिक कटौती। यह था हमारा कटौती प्रस्ताव जो 3 प्रकार का होता है, नीति, अर्थ और सांकेतिक। अब इन कटौती प्रस्ताव को इन सभी कटौती प्रस्तावों को लोकसभा अध्यक्ष अपने विवेक के अनुसार एडॉप्ट करेगा। वह मान्यता देगा कि ये जो प्रस्ताव लाया गया या सही है या गलत है, वो मानेगा। अगर उन्होंने कहा कि नहीं गलत प्रस्ताव है, हम नहीं मानेंगे, तो प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर ये प्रस्ताव पास हो गए, तो फिर वही है कि मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। बजट क्या है? सरकार की मांग है कि इतना रुपया मांगा जाए और उसमें कटौती की जा रही है, मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो सरकार कैसी हो गई? अल्पमत में हो गई। तो इसलिए सरकार क्या दे? इस्तीफा दे।
और मंत्रिपरिषद नया बनाया जाए। तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अगर किसी भी प्रकार के कटौती प्रस्ताव पारित हो जाते हैं। कटौती प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष के विवेकाधीन होते हैं। एक और छोटा सा बुलेटिन। बुलेटिन प्रस्ताव क्या होता है? किसी विधेयक में, बुलेटिन प्रस्ताव किसी विधेयक में उस विधेयक से संबंधित कुछ भाग छूट जाएं, और विपक्ष को या अन्य व्यक्तियों को लगे कि यह भाग छूटा था, इस पर चर्चा नहीं हुई, चर्चा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए। तब आता है गिलेटिन। गिलेटिन प्रस्ताव। गिलेटिन प्रस्ताव क्या आता है? विधेयक के छूटे भाग या अंश पर पुनः चर्चा। कोई विधेयक आया और उस पर कोई भाग छूट गया कि अभी इसको ड्रॉप करते हैं, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, उस पर ज्यादा जरूरी था। जब पूरा विधेयक कंक्लूड हुआ तो लगा कि उस विधेयक पर ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए, तो फिर वो बुलेटिन प्रस्ताव लाकर उस विधेयक पर दोबारा से बहस हो सकती है, उसे कहते हैं गिलेटिन। गिलेटिन पूछा गया है कि गिलेटिन प्रस्ताव कब लाया जाता है? तो किसी विधेयक के छूटे हुए भाग पर पुनर्चर्चा के लिए लाया जाता है। क्वेश्चन ये हुआ है कि किस प्रस्ताव में छूटे हुए भाग पर पुनः चर्चा कराने की व्यवस्था है? तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, गिलेटिन प्रस्ताव, विशेष अधिकार प्रस्ताव। तो कौन सा है? गिलेटिन प्रस्ताव में यह चर्चा की गई है। तो आज हम लोगों का लगभग अनुच्छेद 122 तक लगभग कंप्लीट है, और हम 123 आपको जब अध्यादेश पढ़ाया था तब कंप्लीट करा चुके हैं। तो आर्टिकल 1 से 123 तक के आर्टिकलों को हमने समाहित कर लिया। इंपॉर्टेंट नहीं थे आर्टिकल, इसीलिए हमने हर जगह कोड नहीं किए। जैसे हमने जब विधेयक समितियां पढ़ाई तो हमने कहा कि 118 में है, ये आवश्यक नहीं है, बस जानकारी के लिए बताए। जो जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है हम वहां अंडरलाइन या आपको नोट डाउन जरूर करवाएंगे। तो 123 तक कर लिया। कल हम लोग 124 न्यायालय स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कल सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करेंगे और लगभग कल सुप्रीम कोर्ट को समाप्त भी करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग कल।